प्रधानमंत्री की कार्य में शक्ति को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर का कार्य क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से भारत में कार्य करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब, किस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, कार्यकारी शक्तियां की बात करेंगे, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान में निर्वाचन नियुक्ति के लेकर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर का संविधान में निर्वाचन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगा। बस ध्यान में इतना ही कहा गया से भाई साहब, अनुच्छेद 75 जो है केवल इतना कहता है से राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करेगा जो कि मतलब क्या होगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा जो कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, लेकिन ये परिस्थिति उस वक्त काम नहीं करेगी जब किसी दल के पास क्या होगा, लोकसभा में बहुमत होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सरकार की संघीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? 1979 में किया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद, ठीक है, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति की एक प्रकार की विवेक शक्तियां होती है। अगर पूछेंगे प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेते हैं, तो प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं 2 प्रकार का शपथ लेते हैं। एक कौन सा शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखिए, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं और पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पद की गोपनीयता के शपथ के अलावा संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का भी शपथ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। क्या देखेंगे, मंत्री परिषद के संबंध में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्न है। वो मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार की बात करेंगे तो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, पीएम। ठीक है, तो पीएम साहब के पास है। मतलब मंत्री को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जिसे कहेगा उससे वह मंत्री नियुक्त करेगा। मतलब राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों का मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश कौन करेंगे, तो पीएम साहब प्रधानमंत्री। करेंगे। ये भी कहा जाता है कि मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद परंत क्या होता है, पद धारण करता है। समझ रहे हैं ना, वो मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें फेरबदल करता है। मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, गृह मंत्रालय किसे जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय किसे जाएगा, रेलवे किसे जाएगा, ये तय कौन करेगा, कौन तय करेगा ये, तो ये तय करेंगे कौन, तो प्राइम प्रधानमंत्री। मिनिस्टर साहब तय करेंगे। वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ठीक है, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने को कह सकता है या फिर राष्ट्रपति को कह सकता है महोदय इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, ये हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए अमित शाह को गृह मंत्री से हटाकर उनको पर्यावरण मंत्री थे। रक्षा मंत्री बनाना है, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय बनाना, तो ये फेरबदल कौन करेगा, ये फेरबदल कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, वो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तथा उसके निर्णयों को प्रभावित कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री। ठीक है, वो सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है, उनमें समन्वय रखता है। सारे मंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित भी करेगा, निर्देशित भी करेगा और उनमें समन्वय बना के भी रखेगा। मतलब सब में एकता कायम करके रखेगा। ठीक है, वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता। अगर वह पद से त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिमंडल का पायलट कौन होता, प्राइम मिनिस्टर होता। अगर पायलट अगर डूबा तो जहाज भी डूबेगा। ठीक है,
तो अगर मंत्रिमंडल, अगर प्राइम मिनिस्टर ने त्याग पत्र दिया तो मंत्रिमंडल का भी त्याग पत्र स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर मंत्रिमंडल से कोई एक दो मंत्री मर भी जाए, त्याग पत्र दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मंत्रिमंडल को, उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मंत्रिमंडल को। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु अगर होती है तो मंत्रिमंडल भी स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, मंत्रिमंडल का वास्तुकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वास्तुकार कहते हैं, सृजनकर्ता करते हैं। ठीक है, सब शब्द उनके लिए प्रयोग होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा इसको मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही मतलब क्या होगी? विघटित हो जाएगी। और कौन सा वैकम उत्पन्न हो जाएगा, वैकेंट उत्पन्न हो जाएगा, उसको शून्यता उत्पन्न होना कहते हैं। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु त्याग पत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, खाली होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा फिल कर सकता है। चाहे तो प्रधानमंत्री चाहे तो नहीं फिल करे, प्रधानमंत्री बोलेंगे चलो ठीक है गृह मंत्रालय खाली हुआ, आज से गृह मंत्री कोई नहीं बना, गृह मंत्रालय मेरे अधीन आएगा। जैसे नेहरू जी ने रक्षा मंत्रालय किसी को नहीं दिया, ठीक है, नीतीश कुमार बिहार में गृह मंत्री किसी को नहीं बनाते हैं, अपने पास रखते हैं। तो बहुत सारे मंत्रालय जो होता है, मतलब लिखा भी रहता है, मतलब वैसा मंत्रालय जो किसी को भी नहीं दिया गया, और किसके पास आएगा? प्राइम मिनिस्टर के पास। मतलब वह मंत्रालय जो किसी का रोटेट नहीं हो, सबके सब प्राइम मिनिस्टर के पास। तो अगर कोई दूसरा मंत्री का अगर देहांत होता है तो उसके जगह पे जो वैकेंट उत्पन्न होती है उसको प्राइम मिनिस्टर फिल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो गई या फिर इस्तीफा दे दिया तो पूरा वैकेंट उत्पन्न हो, शून्यता उत्पन्न हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ा। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के संबंध में, हम लोग चीजों को देखते हैं। ठीक है, किसके संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे। तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद का मुख्य कड़ी कौन है? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, कौन है? प्रधानमंत्री। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। मतलब उसका कार्य होगा जैसे प्रशासन से संबंधित कार्यकलाप का, प्रशासन से संबंधित विधान विषय प्रस्थापनाओं से संबंधित सारी जानकारी किसे दे? राष्ट्रपति को दे। मान लीजिए गृह मंत्री अलग से जाके जानकारी दे रहा है, वित्त मंत्री अलग से जाके जानकारी दे रहा है, रक्षा मंत्री अलग से जाके जानकारी दे, राष्ट्रपति उतना फुर्सत हुई ना बैठो जो सबका जानकारी सुनेंगे। तो एक हुआ आपका प्रधानमंत्री और सारा जानकारी इस पर उपलब्ध है, सारा जानकारी प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी होगा उसे राष्ट्रपति को क्या करेगा? जब राष्ट्रपति उनसे मांगेंगे तब उनको जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब राष्ट्रपति कब मांगेंगे? राष्ट्रपति प्रतिदिन भी मांग सकते हैं, 2 दिन 4 दिन पे भी मांग सकते हैं। ये डिपेंड किसके पास करेगा? राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा उनको जानकारी कब चाहिए। ठीक है, संघ के कार्यपाल, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे, और किसी विषय को किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे हैं। ठीक है, मतलब किसी विषय को जिसपे किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पे परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाए। मान लीजिए कोई मंत्री ने अपना विचार प्रस्तुत किया कि होना चाहिए, लेकिन अन्य व्यक्तियों ने, अन्य मंत्रिपरिषद ने उस विचार को क्या किया? अनदेखा कर दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति को लगे से नहीं ये प्रस्ताव बहुत जरूरी था, तो अगर राष्ट्रपति अगर कहे तो उस विचार को मंत्रिपरिषद के समीप रखा जाएगा। वो राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोकसभा का आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा लीड किया गया मंत्रिपरिषद के द्वारा ही इन सारे को नियुक्ति होता है। ये सारे की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति।
भारत के महान्यायवादी कौन होंगे? महान्यायवादी कौन होंगे तय करेगा मंत्रिपरिषद। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये शक्ति जो था राष्ट्रपति के संबंध में उनकी शक्ति थी। संसद के संबंध में उनकी शक्ति क्या होगी? तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री कोई जरूरी नहीं से निचले सदन का होगा, उच्च सदन का भी नेता हो सकता है। पर प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी तो आ सकता है, लेकिन जब राज्यसभा से आएगा तो कुछ उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग मूल रूप से जो पढ़ रहे हैं, सामान्यतः जो प्रधानमंत्री जो होते हैं निचले सदन से आते हैं। मोदी जी कौन सदन से हैं? चुनाव लड़कर आए हैं। चुनाव लड़के आएंगे तो लोकसभा से आएंगे, जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो राज्यसभा से भी तो आएंगे। अब जब निचले सदन से जब आएंगे तो कौन कौन से शक्ति का प्रयोग करेंगे सो देखिए। वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देगा। भाई संसद का सत्र आहूत कीजिए, फिर सत्रावसान कर दीजिए। वो किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है, किसी भी समय। और 5 साल नहीं भी पूरा हुआ फिर भी राष्ट्रपति को कहेंगे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को विघटन कर दीजिए, फिर से चुनाव करने का मन है। वो सभा पटल पर सरकार की नीति की घोषणा करता है। सरकार की नीति क्या है, ठीक है, संसद में करेगा। अन्य शक्तियां और कार्य देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का। अन्य शक्तियां कार्य क्या है? तो उपर्युक्त तीनों मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं क्या है? तो नीति आयोग, जिसे योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अन्य कुछ संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। ये पूछा जाता है, तो बताओ भाई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब देखिएगा राष्ट्र की विदेश नीति, हमारा विदेश नीति कैसा हो, रूस के साथ हमारा संबंध कैसा हो, अमेरिका का साथ संबंध कैसा हो, फिलिस्तीन के मुद्दे पे हम लोग किसका समर्थन करेंगे? इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध जो हो रहा है हमास वाला, उसमें रूस फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे कि इजराइल का समर्थन, ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्रिपरिषद है तो वही लेता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? प्रमुख प्रवक्ता होता है, मतलब अपने सरकार का सबसे बड़ा वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है। इसलिए बोला जाता है लोकसभा में सत्ता पक्ष नेता कौन होता है? कभी भी लोकसभा में अगर सत्ता पक्ष नेता की बात किया जाए, अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से अगर आते हैं तो वो सत्ता पक्ष नेता खुद ब खुद होते हैं, नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से है, निम्न सदन से है, तो उस सदन में सत्ता पक्ष नेता कौन होंगे? तो पीएम साहब खुद होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ठीक है, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों को लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन करता है। सत्ताधारी दल का नेता होता है, तो बोलते हैं ना नेता सत्ता पक्ष कौन है। अब राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष चुनना पड़ता है, लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर तो ऑटोमेटिक हो गया नहीं, वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। सेनाओं का प्रमुख की बात करेंगे तो सेनाओं का प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जाना जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी के यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होगा कि नहीं कि राष्ट्रपति होगा। अमेरिका में अधिशात्मक शासन प्रणाली, कार्यपालिका की शक्ति वहां पर राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में डिफैक्टो प्रमुख कौन है? तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर है। कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन उनके सारे शक्ति का प्रमुख अगर सारे शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए अंबेडकर साहब ने बोला अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर किया जाए भारत में किसी पद की तो प्रधानमंत्री का पद होगा। अब देखिए भूमिका का वर्णन देखेंगे तो कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों में संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की है। विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उनकी व्याख्या की है। इनमें से दो प्रमुख इस प्रकार है। लॉर्ड मार्ले, उन्होंने प्रधानमंत्री के वर्णन समान के बीच प्रथम कहा। यही बात होता, प्रधानमंत्री कुछ स्पेशल कहेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होता है, समान के बीच प्रथम है। अब प्रधानमंत्री क्या है? अगर मंत्री कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री ही है।
मंत्री भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन वो क्या समान है, वो भी मंत्री है, सबके सब मंत्री है, लेकिन मंत्रियों में कौन है, वो तो प्रथम है। मतलब समान में क्या है, प्रथम है। जैसे मान लीजिए परिवार में 4 गो चच्चा है, लेकिन उसमें जो बड़ा वाले जो चचा रहते हैं उनका थोड़ा ज्यादा समान होता है कि नहीं, लेकिन सब तो चाचा ही है ना, है कि नहीं है। एक जो बड़ा वाला है, जो परिवार में भी 4 भाई है, तो जो बड़ा वाला भाई जो है उनका विशेष ध्यान होता है। इसलिए प्रधान लॉर्ड मार्ले साहब कहते हैं से उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समान के बीच प्रथम कहा है, तथा कैबिनेट रूपी चाप के प्रमुख पस्तर के रूप में किया। वे कहते हैं कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच में श्रेष्ठ होता है, तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है, प्राइम मिनिस्टर। किसने कहा ये सारी बातें, लॉर्ड मार्ले ने कहा है, ठीक है। अब आते हैं हर्बर्ट मैडिसन की बात करेंगे। तो हर्बर्ट मैडिसन की बात के सरकार के मुखिया के रूप में वो सबसे प्रमुख होता है। सरकार का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्र का मुखिया कौन है, राज्य का मुखिया तो राष्ट्रपति। तो सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख होता है, लेकिन आज उनके दायित्व में काफी परिवर्तन आया है। सर विलियम बर्नर हरकोट, उन्होंने प्रधानमंत्री के तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा दी है। तो सर विलियम बर्नर हरकोट ने क्या कहा है, तो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित कुछ चीज मेंस में लिख रहे हैं, तो ये सब फैक्ट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो तारों के बीच में क्या है, चंद्रमा है, समझ रहे हैं ना। तारा को यहाँ पे उसने मंत्रिमंडल से जोड़ दिया, चंद्रमा प्रधानमंत्री को कहा। जेनिक्स ने कहा भाई साहब वो सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह जो है परिभ्रमण करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन सेंटर, ग्रह जो है चारों तरफ से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ग्रह मंत्रिमंडल है। और संविधान का सबसे प्रमुख आधार है, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। लॉस्की की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कैबिनेट के संबंधों पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु है, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताई जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मिशनरी घूमती है, केंद्र बिंदु में रखा प्राइम मिनिस्टर को। ग्रिप्स की बात करेंगे तो सरकार देश की प्रमुख है और वो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। सरकार देश की प्रमुख है और वो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। किसने कहा, ग्रिप्स ने। मुनरो ने प्रधानमंत्री की क्या, वो राज्य का नौका का कप्तान है, क्या है। मुनरो ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा, वो राज्य का नौका, राज्य को क्या बताया, नौका, और उसका कप्तान बता दिया। अब नौका का संचालन करने के लिए बिना कप्तान का नौका चलेगा, नहीं चलेगा। नौका चलाने वाला कितने भी खेवैया रहेंगे, अगर कप्तान अगर उसको दिशा निर्देश नहीं करेगा तो डूब जाएगा ना। क्रिकेट के मैदान पे क्रिकेट टीम उतर जाए 11 के 11 टीम, कप्तान ही नहीं रहे तो पता चलेगा जैसे तैसे सब खेल रहा है। तो क्रिकेट टीम का कैप्टन की बात करेंगे तो क्रिकेटर तो बहुत है, लेकिन कैप्टन कौन है, तो कैप्टन तो प्राइम मिनिस्टर ही है ना। मेयर की बात करेंगे, उसने बोला राज्य के जहाज का मल्लाह कहा। ये क्या बोला, राज्य का जहाज का मल्लाह, किसने कहा, मेयर ने। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण अहम होती है कि देखने वाले से प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार R.H. क्रॉसमैन कहते हैं कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। मतलब युद्ध के समय जो कैबिनेट की जो सरकार जो होती है ना, प्रधानमंत्री की सरकार में क्या होती है, पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार बर्कले, ठीक है, बर्कले कहते हैं कि संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्री ले सकती है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। हमें संसाधनक शासन व्यवस्था में बात करें, ब्रिटेन में अगर बात करें पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है। क्या है, ब्रिटेन में पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, सत्ता का थोड़ा वहां पे एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। सत्ता का क्या है, एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो कानून बना दी उस कानून का रिव्यू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ब्रिटिश संसद क्या है, सर्वशक्तिमान है, न्यायपालिका के पास वहां पे उतना पावर नहीं है, समझ रहे हैं ना। और जब संसद जब सर्व संपूर्ण हो जाएगी, संप्रभु संसद जो हो जाएगी, मतलब सर्वशक्तिमान हो जाएगी, तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर भी तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वही व्यवस्था से कहीं न कहीं भारतीय प्रधानमंत्री का पद भी क्या है, प्रभावित है। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध होता है। अरे भाई ये तो पढ़ा दी, फिर क्यों है। अच्छा,
संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो संबंधित गया लिखित उपबंध है। सबसे पहले आर्टिकल 74 को देखेंगे। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जो मंत्रिपरिषद का गठन की बात करेंगे 74 में। और मंत्रिपरिषद को लीड कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद को लीड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पे पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनः विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति काम करेगा, किसके सलाह पे काम करेगा? मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो मंत्रिपरिषद को कह सकता है ये जो सलाह जो तुम दे रहे था देख लो, गलत तो तुमको नहीं लग रहा है। लेकिन मंत्रिपरिषद को उसी सलाह को अगर फिर से रिपीट अगर कर देगी तो राष्ट्रपति उसको सलाह को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्टिकल 74 सीधा सीधा बात कहता है राष्ट्रपति कार्य तो करेंगे तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करेंगे। अब इसका कहीं कहीं पे दुरुपयोग भी होता है। बोलोगे सर दुरुपयोग कहाँ पे होता है? बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, बिहार में आरजेडी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रपति को बोला ऐसा करो, उसे राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति बेचारे मजबूर हो गए, लगा दिए 356। अपने मन से तो लगा नहीं, मंत्रिपरिषद ने ऐसा अनुशंसा किया तो लगाया, लेकिन लगाना गलत था। तो इसीलिए 1994 की एक केस है, उस केस में राष्ट्रपति अगर 356 अगर लगाते किसी राज्य पे तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आई थिंक एसआर बोमई केस एक बार देखना पड़ेगा, सर एसआर बोमई केस ही होगा। अब आते हैं 75 की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद परंत अपने पद पर बने रहेंगे। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद बोला है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की संख्या 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% से अधिक नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 50%, ठीक है। लेकिन मंत्रिपरिषद की बात होती है, मंत्रिमंडल की बात नहीं। मंत्रिमंडल की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। मंत्रिमंडल की संख्या, मंत्रिमंडल दैट मीन्स प्रमुख मंत्री जो कि सारे प्रकार के निर्णयों को लेते हैं, कैबिनेट स्तर की मंत्री। मंत्रिपरिषद में और भी बहुत सारा मंत्री होता है। तो 75 में क्या है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर से राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है संघ के कार्यपाल के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय किसे करेंगे? राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अगर राष्ट्रपति अगर मांगेंगे तब। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देगा। और किसी विषय जो जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखे। ये भी काम किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। आप देखिए कुछ मुख्यमंत्री है जो कि मतलब प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे 6 लोग हैं, याद कर लीजिए, पूछता कभी कितने लोग हैं ऐसे? 6 लोग हैं। कौन है? मोरारजी देसाई, बॉम्बे राज्य के मतलब मुख्यमंत्री रहे थे, बॉम्बे राज्य के। उसमें गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग नहीं था। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीपी सिंह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देवगौड़ा साहब की बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। और अंतिम अपने चच्चा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। ताऊ बोलते हैं इनको, ताऊ, ठीक है। अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के 52 से लेकर 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, जो मार्च 1977 में देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऑलरेडी बता दिया हूं, वही सब सही होगा। 1967-68 में तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने दिसंबर 1989 में से लेकर 90 तक। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे 71 से लेकर 73 तक। बाद में 91 से लेकर 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, पहले ऐसे व्यक्ति। देवगौड़ा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। नरेंद्र मोदी की बात करें, भाजपा
मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिसमें प्रधानमंत्री बने। 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। कितने बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे? 2001 से लेकर 2014 तक 4 बार क्या रहे? गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सहयोग एवं परामर्श है। 75 में क्या? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन होगा। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने 78 में। सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार किसमें? 88 में। ठीक है, ये सबके सब क्या है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर जब नेतृत्व का प्रश्न उठा तो राष्ट्रपति ने अस्थायी व्यवस्था की। उन्होंने वरिष्ठ मंत्री को तब तक प्रधानमंत्री बनाया जब तक पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से नेता का चयन नहीं किया गया। दोनों ही बार में गुलजारी लाल नंदा को बतौर प्रधानमंत्री कार्य किया। 2 बार मतलब इन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया है। प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता भी पद की शपथ उसी तरह है जैसे कि किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो केंद्रीय मंत्री भी पद की गोपनीयता में पद की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। उदाहरण के लिए पीवी नरसिम्हा ने 1990 में, 1997 में लोकसभा के हारने के बाद त्याग पत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री ने इस कार्य को विशेष तौर पर अनुच्छेद 78 में उल्लेखित किया गया। ठीक है, सबके सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल के क्लास में हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है।